इस्तकबाल करते हैं जिला अनंतनाग में ईडी ने हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों की जायदाद कुर्क कर ली है। लिवर पहलगाम में ईडी ने कार्रवाई अंजाम देते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के खुद साख्त कमांडर गुलाम नबी आरिफ खान उर्फ आमिर खान और एक मिलिटेंट जफरुल्लाह खान की जायदादें कुर्क कर ली हैं। दोनों मिलिटेंटों के आबाई मकामात पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। जरा के मुताबिक दोनों मिलिटेंट कई वारदातों में मतलूब हैं और दोनों पर दहशतगर्दी के लिए फंड हासिल करने का इल्जाम है। बताया जा रहा है कि आमिर खान और जफरुल्लाह खान फिलहाल पाकिस्तान में है। याद रहे कि एनआईए ने भी इस जिम्न में एक केस दर्ज किया था। इसी दौरान आमिर खान के घर वालों ने दावा किया है कि ईडी की जानिब से कुर्क की गई मिल्कियत उनकी आबाई जायदाद है और आमिर खान इसका मालिक नहीं है। जम्मू में आज नौजवानों के एक ग्रुप ने सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। ग्रुप में शामिल नौजवानों का इल्जाम है कि साल 2012 में इन्होंने एसडीआरएफ में भर्ती के लिए जो फॉर्म भरे थे उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। इन नौजवानों का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एसडीआरएफ में भर्ती के लिए दरखास्तें तलब की गई थी, ताहम 7 बरस गुजर जाने के बावजूद उम्मीदवार इंतजार ही कर रहे हैं। एहतजाजी नौजवानों ने मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। एसडीआरएफ के कैंडिडेट है, हमने 2012 में फॉर्म भरे थे और 2018 में हमारा फिजिकल करवाया। 6 साल का गैप होम डिपार्टमेंट ने डाला और 6 साल के बाद उन्होंने हमारे साथ धोखा किया कि 355 ही पोस्टें दी उन्होंने, जबकि 2012 में फॉर्म लगाए थे तो उन्होंने कोई भी पोस्ट मेंशन नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हम बटालियन के लिए अप्लाई किया था, हमने 1st बटालियन कश्मीर के लिए और 2nd बटालियन जम्मू के लिए, ना तो उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने हमारे 6 साल वेस्ट किए, 6 साल हमारे साथ धोखा किया और 2018 में हमारा फिजिकल करने के 1 महीने के बाद उन्होंने 355 पोस्टें मेंशन की, जबकि 2012 में कोई भी पोस्ट मेंशन नहीं की थी। ये जो हमारे साथ पीछे कैंडिडेट खड़े हैं सारे उस भर्ती में सिलेक्टेड कैंडिडेट थे और आज सारे के सारे ओवरेज हो चुके हैं। आसाम से रुकनी पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने पार्लियामेंट इजलास पर कहा कि इस बार बेरोजगारी और मुल्क की माशी हालत बड़ा मसला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने अब्दुल खालिक से बातचीत की। सेशन शुरू हो रहा है, अब पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दे उठेंगे। हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल खालिक साहब मौजूद हैं। खालिक साहब, क्या मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, कौन सी आवाज़ आप लोग उठाने जा रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत सारे आवाज़ है। अभी तो पार्टी का मीटिंग भी नहीं हुआ है। सिटीजनशिप बिल का भी हम लोग खिलाफ करेंगे। यह अभी कश्मीर में जो हुआ, देखिए 370 हटाना नहीं हटाना दूसरा बात है। अभी भी एक वरिष्ठ एमपी फारूक अब्दुल्ला, और गृह मंत्री जी ने क्या बोला था, गृह मंत्री जी ने बोला था फारूक अब्दुल्ला को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन बाद में क्या पता चला वो हाउस अरेस्ट है। अभी फारूक अब्दुल्ला जी पार्लियामेंट आएगा या नहीं आएगा, पी चिदम्बरम भी राज्यसभा का मेंबर है, वो हाउस में आएगा या नहीं आएगा, ये सारे मुद्दा आएगा। और ये सरकार जनता को जो बात दिया था वो नहीं कर रहा है। जो जनता के विरुद्ध जो ये प्रोग्राम लिया है, जो बिल लाएगा, इनका हम लोग खिलाफत करेंगे। देश में अगर कहा जाए तो मंदी का मुद्दा जो है, एक बेरोजगारी का मुद्दा है, क्या आपकी पार्टी इस पर चर्चा के लिए मांग करेगी? देखिए बेरोजगारी का मंदिर का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट का अंडर में है, लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा ये हम लोग यह उठाएंगे। इसका ऊपर आलोचना होना चाहिए। हम लोग दावा भी करेंगे और हम लोग कोशिश भी करेंगे इस मुद्दा को पार्लियामेंट के फ्लोर में लाने के लिए। तो आज पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है और जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं वो सरकार से जवाब मांगने के लिए तैयार हैं। खासतौर से अपोजिशन है वो काफ़ी कहना चाहिए कि उसका रुख काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एनसीपी चीफ शरद पवार कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। जरा के मुताबिक शाम 5 बजे दोनों की मुलाकात हो सकती है। दोनों लीडर महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर बातचीत करेंगे। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र में 12 नवंबर से सदराज का निफाज हो चुका है। इस बीच हुकूमत तश्कील की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। शिवसेना रुकने पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के ताल्लुक से सब गौर-व-खौज कर रहे हैं। मेरा काम पार्लियामेंट में हाजिर रहना है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र की स्थिति है, सर सरकार बनाने की स्थिति है, कब तक बन जाएगी सरकार? सर मुझे लगता है ये मेरा काम नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए आया हूँ कि किसानों को राहत मिले, वो मांग को लेकर बैठे। सरकार बनाना उनका काम है। हमारे नेतागण इकट्ठे बैठे, वो कर रहे चर्चा, बनाएंगे।
वो हमें बताते हैं कि कब बनेगी, तारीख क्या है, वो उनका काम है, वो कर लेंगे। सर शरद पवार जी ने कहा है कि शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। तो कौन सी गलत क्या कहा, सही कहा ना। तो सर बातचीत है आप क्या बीजेपी से भी करेंगे या शिवसेना में जो है वो एनसीपी और कांग्रेस से बातचीत करेंगे? बोल रहा हूँ, उद्धव साहब ने क्लियर कट बोल दिया है कि भाई हमारा 50-50 सीट का बंटवारा हुआ था, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री पद 2.5 बरस शिवसेना को मिलना चाहिए। जो उन्होंने अपने वचन दिया था, जबान दिए, वो पूरी करो, इतनी बात है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरा अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तो महाराष्ट्र को एनसीपी सरबराह शरद पवार से ज्यादा मुल्क में कोई नहीं समझता। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के ताल्लुक से तीनों पार्टियों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन चुका है। बस शरद पवार और सोनिया गांधी की मीटिंग के बाद इसको जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। इन तमाम ख्यालात का इजहार एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने न्यूज 18 उर्दू से किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में न सिर्फ तीनों पार्टियों की हुकूमत होगी बल्कि एक मुस्तहकम सरकार अमल में आएगी। महाराष्ट्र में नई सरकार कैसे बने, इस पर सस्पेंस बरकरार है। फार्मूला तैयार हो रहा है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट मजीद मेमन साहब मौजूद हैं। मेमन साहब, क्या फार्मूला आप लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि देरी काफ़ी होती जा रही है? नहीं, देखिए, जब शरद पवार साहब ने जिम्मेदारी ली है और वो एक नहायत ही संजीदा, मैच्योर और तजुर्बेकार महाराष्ट्र के नेता, बल्कि देश के नेता हैं। और जितना वो महाराष्ट्र को समझते हैं, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कोई और समझता हो। और उन्होंने अपना समय लेते हुए, कोई जल्दबाजी न करते, उन्होंने कहा था राष्ट्रपति शासन लगता लगे, उसमें कोई हमें भाग कर जाके स्टेक नहीं करना था क्लेम। और वो एक बहुत ही मैच्योर सलाह थी उनकी, जिस पर फॉलो किया गया। कांग्रेस की सोनिया जी या महाराष्ट्र के नेता और शिवसेना के उद्धव ठाकरे और संजय राउत वगैरह सभी ने शरद पवार जी को लीड करने की एक अनुमति दे रखी थी। अब यह है कि बहुत काफ़ी गहराई के साथ इन तीनों पार्टियों के आइडियोलॉजी को अपनी अपनी जगह समझते हुए, महाराष्ट्र के सवालों को देखते हुए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लगभग तैयार हो चुका है। जल्द आप देखेंगे कि न सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार की स्थापना हो गई है, बल्कि वो एक स्थिर सरकार बनेगी जो पूरे 5 साल चलेगी, जैसा पवार साहब ने नागपुर से बयान दिया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है, क्या बुनियादी फार्मूला आप लोग लेकर चल रहे हैं उसमें? देखिए, आइडियोलॉजीज़ को टच न करते हुए हमने शिवसेना को भी आमादा किया और उन्होंने इस पर इत्तेफाक दिखाया है। अपनी अपनी आइडियोलॉजी से काम करेंगे, मगर इस वक्त हमारे सामने महाराष्ट्र में सबसे बड़ा किसानों का मसला है कि जिस तरह से किसानों को शिद्दत के साथ तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं, सूखे का मामला, फसलें तबाह हो चुकी हैं, कर्ज़ बढ़ गया है। तो पवार साहब तो एक एक्सपर्ट हैं किसानों के और चहीते हैं सारे किसानों के। मैं समझता हूँ उनकी मार्गदर्शन में ये सरकार बहुत बड़ा काम किसानों के लिए करेगी। एक सवाल माइनॉरिटीज़ को लेकर भी था, आपकी पार्टी लगातार ये सवाल उठाती भी रही, उनको किस तरह से मतलब साथ लेकर चलेंगे? और इसी के साथ साथ एक सवाल शिवसेना की आइडियोलॉजी को लेकर भी था, सावरकर को लेकर सवाल। नहीं, देखिए, माइनॉरिटी की तरफ से भी हमें फीलर्स मिले थे और इससे पहले कि हमने शिवसेना से साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला लिया, इससे पहले हमने माइनॉरिटीज़ को टच किया। पूरे हिंदुस्तान की माइनॉरिटी से हमें लगातार मैसेज आए हैं कि हर कीमत पर हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना है। अगर इसके लिए हमें सेना से हाथ मिलाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। तो ये इसको देखते हुए हम लोगों ने किया है। और एंटी माइनॉरिटी स्टैंड जो है वो शिवसेना का, वो बिल्कुल बाहर रहेगा। शिवसेना ने इस बात की तस्दीक कर ली है और हमारी कोशिश होगी कि हम वो 5% मुसलमानों के रिजर्वेशन का मामला था उसको दोबारा उठाएं। एक आखिरी सवाल, सारी चीज़ें तय हो रही हैं, कितनी जल्दी हमें अब नई सरकार देखने को मिलेगी? ये तो आज पवार साहब और सोनिया जी के मीटिंग के फ़ौरन बाद घोषणा हो जाएगी इसकी। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एनसीपी सांसद मजीद मेमन साहब, जिन्होंने कहा कि बहुत जल्द आपको सरकार देखने को मिलेगी। आज ही इसकी घोषणा होने वाली है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बेंगलुरु के शिवाजी नगर असेंबली हलके का बाई इलेक्शन तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस असेंबली हलके से कांग्रेस ने रिजवान राशिद, जेडीएस ने तनवीर अहमद और बीजेपी ने श्रवण को टिकट दिया है। दूसरी जानिब एसडीपीआई ने भी अब्दुल हन्नान को अपना उम्मीदवार बनाया है। साबिक रियासती वजीर रोशन बेग के इस्तीफे के बाद शिवाजी नगर में बाई इलेक्शन हो रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार रिजवान अरशद से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। रियासत कर्नाटक में 5 दिसंबर को 15 असम्बली हलकों के लिए ज़मीनी इलेक्शन, बाई इलेक्शन हो रहे हैं।
शिवाजी नगर असेंबली हल्के के लिए रिजवान अरशद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस वक्त रिजवान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सर, कांग्रेस ने आपको ये जिम्मेदारी दोबारा दी है, इससे पहले आपको एमपी इलेक्शन में मौका दिया था, अब असेंबली इलेक्शन बाई इलेक्शन में मौका दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस पार्टी का कि मुझे फिर एक बार शिवाजी नगर में या बेंगलोर सेंट्रल में मुझे पिछली बार पार्लियामेंट का सीट दिया था और मैं वो इलेक्शन हारा ज़रूर, लेकिन शिवाजी नगर असेंबली में मुझे बहुत अच्छी लीड मिली। यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ के लोगों का साथ और जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने मेरे साथ जो बर्ताव किया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस वक्त